नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। कल हमने इसके बारे में एक पोल डाला था जिसमें हमने पूछा था कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल में इंटीग्रेट किया जा चुका है। मुझे लगा था कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको ना कहने वाले, लेकिन आपके रिस्पॉन्स देखने के बाद मुझे लगा कि ये डाउट अभी क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने को लेकर जो खबर सामने आया था, ये दरअसल ग्रीक मीडिया की तरफ से पब्लिश किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि ग्रीस की तरफ से अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है और उसको वो अभी अपने राफेल में इंटीग्रेट करना चाहते, जिसको वो अभी हाल ही में फ्रांस से खरीदे। और अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ पर क्लियरली बता दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ग्रीस सच में राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहता है तो उसको ब्रह्मोस एनजी के आने का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर उनके पास कैल जैसे मिसाइल मौजूद हैं जिनको वो खरीद के राफेल में आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर कल की पोल की बात करें तो उसमें लगभग 5,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें से 49% लोगों का ये कहना था कि राफेल में अभी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है। 36% का कहना था कि नहीं लगा है और बाकी 14% का कहना था कि उनको इसके बारे में नहीं पता है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी कि एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, इसको किस वजह से राफेल में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। अब किसी भी मिसाइल को फायर करने के लिए सबसे पहले उस मिसाइल के सोर्स कोड को प्लेन के मिशन कंप्यूटर के साथ कॉम्पैक्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, तो मे भी फ्रांस इस पर आपत्ति जता सकता है। और अगर हम राफेल में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे और भी कई सारे टेक्निकल इशू सामने आने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक बार को उन सबको पॉसिबल मानकर चलते भी हैं, तब भी हमारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक छोटा मोटा मिसाइल नहीं है और वर्तमान इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI को छोड़ के कोई भी एयरक्राफ्ट इसको कैरी नहीं कर सकता है। और स्पेशली वही सुखोई इसको कैरी कर सकते हैं जिनको HAL की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया। और एक सुखोई एक ही बार में बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि उसकी सेंटर पैनल में अटैच किया जा सकता है। अब हालांकि राफेल के पास भी अच्छा खासा वेपन कैरिंग कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन ब्रह्मोस एक को राफेल में हम फिट नहीं कर सकते। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल Su-30 की एंटायर अंडरगैस सेक्शन को कवर कर रहा है और Su-30 साइज में राफेल का लगभग 2 गुना है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड राफेल और Su-30 को देख सकते हैं और जो रेड लाइन आपको वहाँ पे दिख रहा है वो ब्रह्मोस मिसाइल की एक एस्टिमेटेड लेंथ का फिगर है, जो कि ऑलमोस्ट राफेल की इंजन से लेके नोज सेक्शन तक कवर कर लेता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से जुगाड़ बिठा के इसको राफेल के नीचे लटका भी देते हैं, तब भी ये राफेल की फ्रंट लैंडिंग गियर को कवर करने वाला है, जिस वजह से ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि किस वजह से राफेल में हम वर्तमान की ब्रह्मोस ए मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के जो ब्रह्मोस की NG वेरिएंट बनाया जा रहा है, उसको राफेल तो क्या तेजस में भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और इटली को लेके। अभी रिसेंटली भारत और इटली के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इसके बारे में इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसके मुताबिक इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तवार अभी मेडिटेरियन सी में डिप्लॉयड है और 3 जुलाई को पोर्ट नेपल्स में वो रुका था और वहां से निकलते वक्त 4 और 5 जुलाई को थाइरेनियन सी में इंडियन नेवी और इटालियन नेवी के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। हालांकि इस एक्सरसाइज के नाम को बताया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक पैसेज एक्सरसाइज है, क्योंकि इसको लगभग 2 दिन तक कंडक्ट किया गया था, जिस तरीके से नॉर्मल पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इसमें INS तवार के साथ ITS एंटोनियो मार्सेग्लिया पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि इटालियन नेवी की एक फ्रिगेट है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2 दिन तक कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक वाइड वैरायटी के नेवल ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें डे नाइट एक्सरसाइज भी शामिल था और इसमें क्रॉस डेक विजिट और हेलीबोन ऑपरेशन भी कंडक्ट किए गए थे। इसी बीच हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने भी यूके और इटली के गश्त पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने अभी इटली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ मुलाकात करने के साथ साथ इटली में बनाया गया इंडियन आर्मी के एक मेमोरियल को भी इनॉग्रेट किया है। अभी अगर INS तवार की बात करें तो ये हमारा एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है, जिसे हम INS तलवार क्लास का फ्रिगेट कह सकते हैं और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और सिंगल रेल MS-196 लॉन्चर को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि Citadel-1 मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और इसमें इग्ला वानी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया गया है। अगला अपडेट बायोफ्यूल को लेके। आप सभी जानते हैं कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए
अभी बायोफ्यूल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और जितना हो सके CO2 एमिशन को कम करने की कोशिश अभी किया जा रहा है। पिछले साल आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स की एक AN-32 एयरक्राफ्ट को भी बायोफ्यूल के साथ टेस्ट किया जा रहा था और अभी फ्रांस की तरफ से एक अपडेट सामने आया जिसमें ये बताया गया कि फ्रेंच कंपनी सफरान की तरफ से अभी अनाउंस किया गया है कि उन्होंने अभी एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जो कि कुकिंग ऑयल से भी चल सकता है। अब हालांकि वो डायरेक्टली कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर इंजन में जो बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसको यूज किए गए कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करके और किस तरीके से प्रोसेस करने के बाद बनाया जाता है। सबसे पहले तो वो इसकी ग्राउंड रन को टेस्ट करने वाले और आगे चल के 38% एविएशन फ्यूल के ब्लेंड के साथ इसको इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले ही सफरान की तरफ से बायोफ्यूल को बेस करके सफरान ने अपने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया था, लेकिन ये अभी पहली बार है जहां पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है। सफरान के CEO का कहना है कि अभी सफरान के इंजन 50% बायोफ्यूल और 50% एविएशन फ्यूल का ब्लेंड के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसके लिए सफरान के इंजन को पहले से सर्टिफाई किया जा चुका है। लेकिन अभी सफरान की तरफ से 100% बायोफ्यूल बेस्ड इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है जो कि सफरान के मुताबिक 80% तक कार्बन एमिशन को कम करने वाला है और वो 2023 तक ऐसी पहले इंजन को तैयार करने वाले हैं। अगला अपडेट T-14 अरमाता टैंक को लेकर। 2-3 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अरमाता टैंक अभी सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और रशिया की तरफ से 2022 से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने का प्लान किया गया है। लेकिन अभी T-14 अरमाता टैंक के बारे में कुछ और अपडेट सामने आई है और अभी रशियन मीडिया टास्क के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी अरमाता टैंक की एक अनमेन्ड वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है और 2020 में रशिया की तरफ से बताया गया था कि रशिया अभी अनमेन्ड कॉम्बैट व्हीकल को बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर कई तरह के सिस्टम वो बना रहे हैं, लेकिन इस दौरान T-14 अरमाता टैंक को भी अनमेन्ड मोड में टेस्ट किया जा चुका है। T-14 अरमाता टैंक को एक 5th जनरेशन की मेन बैटल टैंक कहा जाता है जो कि अरमाता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जिसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है और अभी इसकी अनमेन्ड वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इस टैंक को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया जिस वजह से इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली हम मेन बैटल टैंक्स को इन्फेंट्री यूनिट को सपोर्ट फायर देने के लिए यूज करते हैं या हेड ऑन एंगेजमेंट में टैंक वर्सेस टैंक बैटल में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो पिछले कई सालों से जो वॉर चल रहा है उसमें टैंक्स को मेनली इन्फेंट्री यूनिट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अभी अरमाता टैंक को इन सभी रोल के अलावा रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टारगेट डेजिग्नेशन के लिए या फिर फायर एडजस्टमेंट व्हीकल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्रू मेंबर्स के लिए एक सेपरेट आर्मर्ड कैप्सूल को दिया गया है जिस वजह से अगर टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आके हिट करता है या फिर दुश्मन की टैंक की कोई राउंड आके इसको हिट करता है तब भी इसके क्रू मेंबर सुरक्षित रह पाएंगे। साथ ही अभी इसमें एक एंटी स्लिप कोटिंग को भी दिया जा रहा है जो कि लंबे मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला अपडेट टर्की और पाकिस्तान को लेके है। दोस्तों कल मैंने आप सभी को बताया था कि जब भारत और चाइना बॉर्डर फेसर में उलझे हुए थे, इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से टर्की और चाइना से ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें कल हमने मल्टीपल ड्रोन्स के बारे में बात किया था और आज इसको लेके एक और अपडेट सामने आया है जिसमें ये बताया गया कि हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से टर्की के कमांडर जनरल उम्मीद दुंदार को निशानी इम्तियाज के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अप्रैल के महीने में टर्की की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का कारनामा किया गया था। अब पिछले कुछ दिनों से टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन काफी अच्छा बन चुका है और पाकिस्तान को हर जगह में टर्की समर्थन कर रहा है। अब हालांकि इसमें पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान अभी टर्की से बैरक्टर ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई का मोड़ ही बदल दिया था और उसके बाद पाकिस्तान को भी बात समझ में आ गई थी कि जंग जैसे हालात में ड्रोन कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। लेकिन अगर टर्की की बात करें तो टर्की भी अभी पाकिस्तान से कुछ मदद चाहता है क्योंकि भले ही टर्की के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन अभी भी टर्की के पास खुद की फाइटर जेट को बनाने की या मिसाइल को बनाने की क्षमता नहीं है और इससे पहले वो यूनाइटेड स्टेट्स से F-35 को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब से ये सपना टूटा है वो खुद की एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से वो अभी इसमें पाकिस्तान की मदद से चाइना से टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना से अभी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में वो पाकिस्तान को नेवल सेक्टर में मदद कर रहे हैं और अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान के लिए वो लोग अभी नेवल कॉर्वेट को बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की अगुस्ता क्लास के सबमरीन को भी टर्की अभी अपग्रेड करने वाला है क्योंकि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को इन सबमरीन को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान अभी इनको अपग्रेड करने के लिए टर्की के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही टर्की अभी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना रहा है उसमें आगे चल के पाकिस्तान की शामिल होने की उम्मीद भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दोनों की तरफ से नहीं दिया गया है।
अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके, और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया के बीच पर निकल चुके हैं, जहां पर वो अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्जेई लैवरोव के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस दौरान भारत और रशिया के बीच कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें से पहले तो अफगानिस्तान इशू को लेकर बातचीत होने वाली है। इसके बाद एससीओ समिट को लेकर भी थोड़ी बहुत बातचीत होने वाली है, और ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है, क्योंकि आपको हाल ही में पता होगा रशिया की तरफ से एक नई पॉलिसी को इशू किया गया था, जिसमें रशिया भारत और चाइना दोनों के साथ एक बैलेंस रिलेशन को मेंटेन करने की बात कर रहा था। अभी इस मीटिंग के दौरान रशिया की तरफ से आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना ग्रुपिंग के बारे में कोई पॉइंट को उठाया जाने वाला है। ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि रशिया की तरफ से अभी भारत और चाइना दोनों को एक ही साइड में लाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी रशिया को इंडो पैसिफिक में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि एक तरफ भारत रशिया को अपने साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया भारत को अपने साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इंडो पैसिफिक में रशिया को भारत के साथ शामिल होने में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन रशिया को क्वाड कंट्रीज को लेकर प्रॉब्लम है। ठीक वैसे ही रशिया की तरफ से अभी जो एशिया पैसिफिक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था, उसमें चाइना की वजह से भारत को प्रॉब्लम है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर अभी आने वाले 3 दिनों के अंदर डिस्कशन होने की बात सामने आई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।